हे पृथ्वी तुम मेरी माँ हो। सूर्य की पूजा छठ पे करी जाती है। उन्होंने ये कहा प्रकृति रही दुर्जय, पराजित थे हम सब मद में। कितनी बातें कबीर ने कही। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की शुरुआत ही की, जहाँ एक अकेला मनुष्य हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर पैर छिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था तरल प्रवाह। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लिखा। मनोज पांडे ने एक कहानी लिखी पानी, उसकी 3-4 पंक्तियां हैं। कौन मानेगा कि महज एक ताल पाट देने से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, बचे सिर्फ हम 72 लोग। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, इतना विष कहाँ से पाया बताइए। अनुज लगुन के कुछ शब्द बड़े बहुत अच्छे, बहुत सटीक बैठते हैं इस स्थिति पर, जिस स्थिति में हम आज सब रह रहे हैं। वो उनकी एक कविता है, शहर के दोस्त के नाम पत्र। उसमें वो कहते हैं, हमारे जंगल में लोहे के फूल खिले हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दें। बिल्कुल। और अपने पोषण के साथ साथ अन्य सबका पोषण करते चले। बिल्कुल, वही तो संपोषण है। नमस्कार। किताबी नुक्कड़ के आज के इस एपिसोड में हम आपका परिचय करा रहे हैं डॉक्टर सुजाता चतुर्वेदी से। डॉक्टर सुजाता क्राइस्ट कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। कई सारे पेपर्स प्रकाशित कर चुकी हैं, कई रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड कर रही हैं और 5 पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। तो आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर। हमारा विषय है पर्यावरण चेतना साहित्य में। चूँकि सुजाता हिंदी पढ़ा रही हैं और हिंदी साहित्य में रची बसी हुई है, तो हमें लगा उनसे अच्छा और कौन होगा। तो डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। कहीं नहीं बचे वृक्ष, ठीक नदियां ठीक सागर, पहाड़ उदास हैं, झरने चुप, आंखों में घिरता अंधेरा घुप, क्या जाने अधूरे और बंजर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां इंगित करती हैं पर्यावरण के डगमगाते संतुलन की ओर। तो आपको क्या लगता है, पर्यावरण से संबंधित बातचीत सिर्फ आधुनिक हिंदी साहित्य में ही हो रही है, या इसके बारे में पहले भी बहुत लिखा गया है? और अगर शुरुआत करें तो वास्तव में पर्यावरण चेतना से क्या समझते हैं? पर्यावरण शिप्रा जी वो सब कुछ है जो हमारे आसपास है। परि जमा आवरण, जो हमें आवृत किए है चारों ओर से जी, और उसमें एक जीव की समूची जैविक भौतिक सब अवस्थाएं सब उस पर्यावरण के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। तो जो कुछ हमारे आसपास है वो हमें निरंतर प्रभावित करता ही है। इसलिए समाज में विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण परिवर्तित होता रहा है और पर्यावरण एक पूरा जैव मंडल को एक सूत्र में बांधे हुए है। उसमें हम सब मनुष्य भी उसकी एक कड़ी मात्र है। तो और वो यदि एक कड़ी भी उसमें से डगमगाती है, असंतुलित होती है, तो समझिए पूरा पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। जी। और पर्यावरण के प्रति जो हमारे भीतर संवेदना है, जो हम अपने आसपास के लिए समभाव का अनुभव करते हैं, उसी को हम पर्यावरण चेतना कहते हैं। जी। अब प्रश्न ये है कि आज के समय में क्यों हम अपने पर्यावरण से इतना कटने लगे, अपनी प्रकृति से हम क्यों दूर हटने लगे? तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण अति आधुनिकता है, औद्योगिकता है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। आपने ये पूछा हमसे कि क्या आधुनिक साहित्य में ही ये चेतना है, तो ऐसा नहीं है।
पर्यावरण चेतना तो मनुष्य में आरंभ से जागृत थी और तब अधिक जागृत थी क्योंकि वो प्रकृति के संसर्ग में ही रह रहा था, प्रकृति की गोद में रह रहा, पल रहा, बढ़ रहा था। तो वो चेतना उस काल में ज्यादा थी। जब हम वैदिक काल की ओर देखते हैं तो उस काल में ऋषियों ने जितनी प्राकृतिक वस्तुएं थीं सबका बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया, उसके विषय में लिखा उन्होंने, वेदों में, उपनिषद में, सब में है। और उसके अतिरिक्त उनका पूजन का विधान बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती थीं जो मनुष्य को भयभीत करती थी, तो वे उसको पूजित करने लगे। दूसरा कारण पूजन का ये कि उनसे हमारा पोषण हो रहा था, चाहे धरती हो, हाँ सम्मान, हाँ, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे मेघ हो, चाहे वर्षा हो, चाहे वृक्ष हो, पौधे हो, उन सब से हमारा एक अखंड स्नेह सूत्र स्थापित करने की चेष्टा की गई। जैसे अथर्ववेद का महानाद है, पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद में, उसमें कहा गया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, नमो मात्रे पृथिव्याय, नमो मात्रे पृथिव्याय। हे पृथ्वी, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। वैदिक काल से थोड़ा आगे हम जब आते हैं, संस्कृत का लौकिक काल आता है, लौकिक संस्कृत का काल, जिसमें साहित्य की, अन्य साहित्य की रचना हुई। जैसे उसमें कालिदास, भवभूति, राजशेखर, इनकी अनन्य रचनाएं हैं। कालिदास के साहित्य में तो ऋतु संहार और रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इतने सुंदर रचनाएं और प्रकृति का वो सुंदर चित्रण है इसमें कि हाँ, हर व्यक्ति को उसे पढ़ना जरूर चाहिए। संस्कृत के अगर आप ज्ञाता नहीं भी हैं तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। आप ये देखिए कि प्रकृति और मनुष्य के भीतर कितना समभाव था, कितना एकीकरण था। एक उसकी पंक्ति बहुत सुंदर है, कालिदास ने ऋतु संहार में रचा, जब वसंत का वर्णन वे करते हैं जी, वो कहते हैं द्रुमा स पुष्पा सलिलम स पद्मम स्त्रिय स कामा पवना सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वम प्रिय चारुतरे वसंते। वो कहते हैं सब और सुंदरता है, ऐसा वसंत तो सबका प्रिय है। उसमें पूरा वातावरण, पर्यावरण सुंदर हमें तब लगता है जब आप भीतर से भी उतने ही सुंदर, स्वस्थ हो। हाँ, वही तो, आपके भीतर वो स्वस्थ मानसिकता होनी बहुत आवश्यक है, तभी तो आपको बाहर की चीज भी सुंदर दिखाई देगी। स्वस्थ होगा तभी सुंदर लगेगा, तभी वो सुंदर लगेगा। और चूंकि हम उसको पूजन इसलिए करने लगे कि उसका अहित न हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो इसलिए हमने उसके साथ ये भाव जोड़ दिया कि पूजा करो ताकि उसका कोई अनिष्ट ना हो सके। हम आज भी तो पूज रहे हैं, सूर्य की पूजा छठ पे करी जाती है, हम बरगदी कर रहे हैं, तुलसी जी की तो पूजा कर ही रहे हैं। इस प्रकार विविध प्रकार से विविध क्षेत्रों में, विविध धर्मों में ये प्राकृतिक तत्व पूजे गए, इसीलिए कि वो हमको जीवन दे रहे हैं। हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम वायु तो प्राण वायु है, तो इसीलिए वो ये कह गए कालिदास, जनानाम हितम प्रकृति संरक्षणे निहितम। हमारा हित प्रकृति के संरक्षण में ही निहित है। बिल्कुल। तो और उसी श्रृंखला में हिंदी साहित्य आगे बढ़ता है। कितना वैज्ञानिक विश्लेषण है ये। और अभी आपने साहित्य के इतने सारे उदाहरण दिए, तो अमूमन ये माना जाता है कि ये पर्यावरण जो है, पर्यावरण संरक्षण वैज्ञानिकों का इशू है, वही देखें, वही समझें, वही सोचें, और पर्यावरण इसके कारण भी विज्ञान में मिलेंगे और इसका समाधान भी वही मिलेगा। पर देखिए साहित्य में कितने पहले से बहुत इसके बारे में कितनी चर्चा की गई है, बहुत पहले से। भले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण 1972 के आसपास इस पर, पर्यावरण पर बातचीत हुई, वैज्ञानिक तो बहुत देर में आई है। एग्जैक्टली। भारतीय दर्शन और भारतीय दृष्टिकोण बहुत लंबे समय से, उसके बाद भक्ति काल है हमारा, जहाँ
तुलसीदास ने अरण्य कांड में तो पूरा पूरा यहाँ पूरा वर्णन है। बिल्कुल। श्री राम जब सीता जी का अपहरण होता है, श्री राम जंगल में सबसे पूछते घूम रहे हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं, हे खग-मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो हर एक से पूछ रहे। फिर आप ये देखिए कि रावण के विरुद्ध श्री राम ने अपने पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया। एक संदेश है वो कि आपके पास जो कुछ है, उपलब्ध है, उसी से आप अपना जीवन आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो। वो तुलसीदास कह गए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए, कहूँ लखन लगाए। उन्होंने कहीं कहीं पौधारोपण भी किया। तो हर तरह का संदेश हमें हमारे ग्रंथों में मिल रहा है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। एक और, हमने पढ़ा भी नहीं ध्यान से, पढ़ा तो ध्यान से नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो फिर उसको गुना नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। बस। तो देखने की बात ये है कि इसके बारे में साहित्य में बहुत पहले से जिक्र होता रहा है, बहुत पहले, आज भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, क्या ये भी साहित्य में आने लगे थे? जलवायु परिवर्तन के मुद्दे तो आरंभ से आ रहे थे, हम देख नहीं रहे थे, उन संकेतों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वरना तो कबीर भी तो कह गए थे आपसे, कितनी बातें कबीर ने कही। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। हाँ, तो उन्होंने तो ये आपको बता दिया कि जो कुछ आपके बाहर है पर्यावरण में, आपके भीतर भी है। वो भीतर है। मनुष्य का शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। तो जो कुछ बाहर है वो भीतर है। अगर आप उसको संवेदना के स्तर पे उतर के देखेंगे तो आप अपने आसपास का अहित नहीं करेंगे, बस, है ना। तो यही बात कबीर ने जीवन की नश्वरता बताई। इतनी तरह से उन्होंने इशारा किया कि मत आप स्वार्थ सिद्धि में मत लगिए। बिल्कुल। कबीर वेदांती थे, गूढ़ बातें करते थे, लेकिन प्रकृति संरक्षण की ओर उनका कितना ध्यान था। उन्होंने भी बहुत लिखा है। कितना हम लोग बच्चों तक को स्कूल में पढ़ाते हैं, वृक्ष कबहू ना फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण। और वो क्या सिर्फ पढ़ाई तक सीमित हो जाता है। बस हम लोगों ने दोहा पढ़ा, अर्थ लिखा, नंबर पाए और आगे बढ़े जी, है ना। अगली क्लास में अगला दोहा पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जब तक हम सोच के अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम चर्चाएं करते रहेंगे। आत्मिक मंथन की बहुत जरूरत है, और अगर हम में से कुछ लोग भी वो काम करने लगे, बिल्कुल, तो शायद इस आपदा से हम बच जाएं। और कई शुरुआत होगी तो आगे बढ़ेगा भी। जलवायु परिवर्तन पर बहुत बढ़िया शुरुआत हमको मिलती है, बहुत मोटा संकेत, उसकी ओर इशारा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में किया। बहुत अच्छा लिखा है। इतना सुंदर ग्रंथ, उत्कृष्ट, उनके लेखन की उत्कृष्टता और छायावाद की उत्कृष्टता उसमें। और उन्होंने तो क्या नहीं कह दिया, भावों और शब्दों का उन्होंने शुरुआत से, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की शुरुआत ही की, जहां एक अकेला मनुष्य हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ छिरा की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था तरल प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम, एक तरल था एक सघन। फिर क्या कहते हैं वो, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वो कहते हैं एक ही तत्व है और हम उसको भूल गए। उन्होंने उस कामायनी में, जयशंकर प्रसाद ने एक पुरा कथा का माध्यम लेते हुए समस्त देव सभ्यता को विनष्ट होते दिखाया। और देव सभ्यता की विनष्टि का कारण वही जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, अत्याचार, प्रकृति पर अत्याचार, अतिशय शोषण और अपनी स्वार्थ सिद्धि। जहां हम अपनी आवश्यकताओं को भूलकर अपनी सुविधाओं में, प्रकृति का अनुचित दोहन, हाँ, हम सुविधा की ओर दौड़ने लगे। आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, प्रकृति ने सब दे दिया, लालच बढ़ता गया। वो उस कारण वो सभ्यता नष्ट हुई। और उन्होंने ये कहा कि बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, शक्ति रही, हाँ शक्ति,
प्रकृति भी पदतल में विनम्र विश्रांत, प्रकृति हाथ जोड़कर खड़ी थी उनके सामने और वो उस पर निरंतर अत्याचार कर रहे थे। वो कहते थे स्वयं देव थे हम सब, क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से आपदाओं की वृष्टि, ऐसा जल प्लावन हुआ कि समस्त देव सभ्यता उसमें डूब गई। हम लोग क्या नहीं उस ओर बढ़ रहे हैं? उसी तरह से तो हम बढ़ रहे हैं। उसी तरह आप जो आए दिन कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जल का स्तर बढ़ रहा है, क्यों नहीं हम इन इशारों को समझ रहे हैं? ये सब एक बार हो चुका है। हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस करके रुक जाते हैं ना। वो उन्होंने ये कहा प्रकृति रही दुर्जय, पराजित थे हम सब मद में, हम अपने मद में चूर थे और प्रकृति हमारे ऊपर। बिल्कुल। कभी हम प्रकृति को जीत सकते हैं? संभव ही नहीं है, कभी नहीं। तो ये उन्होंने कहा और उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात उसके माध्यम से कही कि प्रकृति के भीतर वो पूरा तंत्र होता है कि वो अपने विध्वंस को पुनः सुधार लेती है, उसको ठीक कर लेती है, और वो सब हम सबके अंदर भी है। हम भी तो बहुत बार गिरते हैं, टूटते हैं और फिर खड़े होते हैं। उसी तरह फिर सभ्यता बनेगी, बसेगी, सब होगा। तो वहां से कामायनी से शुरू किया उन्होंने। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लिखा। उन्होंने अपने ललित निबंधों में, तो कब ललित निबंध उनके 1960 और बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है उनका। बिल्कुल। उन्होंने इतनी साफ शब्दों में कह दिया कि आप वन क्षेत्रों को समाप्त कर रहे हैं, पानी बरसेगा कहाँ से? पानी उड़ रहा है, मिल नहीं रहा। उनके शब्द है ना कि पानी पानी सब जगह है, लेकिन ऊपर वालों ने कुछ सांठ गांठ कर रखी है। वो ये कहते हैं कि धरती और आकाश में मानो कुछ साठ गांठ है। वो ये कहते हैं जितना प्रदूषण पर्यावरण में है उतना ही प्रदूषण समाज में भी है। बिल्कुल। पानी उड़ रहा है, मिल नहीं रहा। अनाज के गोदाम भरे हैं, लेकिन खाने को आदमी को मिल नहीं रहा। बिल्कुल। तो सही बहुत इतना सही विश्लेषण उन्होंने करा। तो जलवायु परिवर्तन के संकेत हमको साहित्य बहुत समय से दे रहा है, निरंतर। अभी तक क्या था, आधुनिक काल तक आते आते प्राकृतिक चित्रण और उसमें सुंदरता थी। प्रकृति का वो जैसा भी चित्रण कर रहे थे उसमें सौंदर्य के साथ कर रहे थे। आज क्या होने लगा, हम प्रकृति और पर्यावरण और समाज की विद्रूपताओं को खुलकर अपने साहित्य में जगह देने लगे कि किसी तरह डरे हुए हैं। हाँ, प्रकृति के रूप को देखकर किसी तरह तो आदमी चेते, एक्चुअली किसी तरह तो उसकी आंख खुले। बिल्कुल। तो आज का जो साहित्यकार है वो बहुत खुलकर लिख रहा है। आपकी इस बात से मुझे मेहता नरेंद्र सिंह की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गंगा में स्नान कर रही वह बूढ़ी मैया अपने प्राणों तक को प्रक्षालित कर रही है, पवित्र कर रही है। महाप्रयाण प्रस्तुत, डगमग पांवों वाली बूढ़ी मैया, तुम क्या जानो, तुम्हारे लिए नहीं बची है कोई पवित्र नदी। तुम्हारी सारी नदियां अपवित्र हो गई हैं, विषाक्त। तुम्हारे हथपिंड की गंगोत्री सूख ही गई है, पीछे और पीछे खिसकती। तो ये पंक्तियां क्या आपको लगता है हिंदी साहित्य में किसी गहरे पर्यावरण संबंधित विमर्श को दर्शाती है? बिल्कुल सही बात है। विमर्श ही क्या, ये तो वो चेतना है जो हमारे भीतर शुरू से चल रही थी और आज इस बिंदु पर आकर साहित्यकार की संवेदनशीलता उसको बाध्य कर रही है कि वो इस प्रकार से लिखे ताकि समाज में कुछ जागृति आए। बिल्कुल, उसको ये लिखना पड़ रहा है। मतलब ये आप डेलिबरेट ये काम हो रहा है। हाँ, कहना पड़ रहा है उनको। मनोज पांडे ने एक कहानी लिखी पानी, उसकी 3-4 पंक्तियां हैं। खूब हरा भरा था हमारा गांव, हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी मुश्किलें थी, गरीबी थी, भूख थी, पर इसी हरियाली के सहारे जैसे तैसे हम इन सब से पार पा लेते थे। पर कौन मानेगा कि महज एक ताल पाट देने से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, बचे सिर्फ हम 72 लोग।
कितनी तकलीफ देह स्थिति है। कितनी कठिनाई, और ये चीज हम रोज कर रहे हैं। शहरों में आदमी को रहना है तो वो ताल पाट रहा है, बिल्कुल तालाब पोखर सब पाटता चला जा रहा है, वृक्ष काट रहा है। उसको ये ध्यान नहीं है कि इन वृक्षों को काट देगा तो कहाँ से बारिश ऑक्सीजन मिलेगी मिलेगी, उसे, और जमीन को भी बंजर कर रहा है वो। आपकी बात सुन के हमें भी याद आ रहा है, हमारे गांव का तालाब भी सूख गया है। सूख गया। घर के सामने तालाब हुआ करते थे, बरामदे में बैठ के वो तालाब देखते थे, क्या दृश्य होता था। सूख गया। वही तो वो जो सारी चिंताएं हैं वो आज निकल कर आ रही हैं, और आज का साहित्यकार मनुष्य को चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है उसको, उसकी स्वार्थबद्धता, उसकी धूर्तताओं के विरुद्ध उसको चेता रहा है। अगे ने अपनी एक कविता इंद्रधनुष रौंदे हुए में उन्होंने लिखी, सांप सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, इतना विष कहाँ से पाया बताइए। समकालीन साहित्यकारों ने बहुत लिखा है इस पर, चाहे वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो या बलराम कांवट हैं, काशीनाथ सिंह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज लगुन के कुछ शब्द बड़े बहुत अच्छे, बहुत सटीक बैठते हैं इस स्थिति पर, जिस स्थिति में हम आज सब रह रहे हैं। वो उनकी एक कविता है, शहर के दोस्त के नाम पत्र। उसमें वो कहते हैं, हमारे जंगल में लोहे के फूल खिले हैं। क्या बात। हमारे जंगल में लोहे के फूल खिले हैं, बॉक्साइट के गुलदस्ते सजे हैं। अभ्रक और कोयला तो थोक और खुदरा दोनों भावों में मंडियों में रोज सजाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े बांध भी फूल की तरह खिलते हैं। इन्हें बेचने के लिए सैनिकों के स्कूल खुले हैं। कल एक पहाड़ को टंक पर जाते हुए देखा, उससे पहले नदी गई। अब खबर फैल रही है, मेरा गांव भी यहाँ से जाने वाला है। शहर में मेरे लोग तुमसे मिले तो उनका ख्याल जरूर रखना। यहाँ से जाते हुए उनकी आंखों में मैंने नमी देखी है। कैसे, कितना दर्दनाक पीड़ा है, कितनी पीड़ा है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। कभी का मन कितना दुख और दर्द में भरा हुआ है। और वो ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। हमको नहीं पता क्या क्या हुआ, कितनी जगह लोग विस्थापित हुए, और किन कारणों से, औद्योगिकरण से। हमको आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़कर कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ। हाँ, हमको आगे बढ़ना है, पर उसकी कॉस्ट क्या हम दे रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। किस कीमत पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर विचारणा होनी बहुत आवश्यक है। और केवल मंचीय विचारणा नहीं, हमको वो कर्म में परिणत होना चाहिए, क्रियान्वित होना है। और वो तब तक क्रियान्वित नहीं होगा जब तक हम खुद से नहीं शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, है ना। आप जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, आप दुनिया से कहते रहिए, वो कहेंगे आपने किया क्या, आपने पॉलिथीन लेना बंद किया क्या। शुरुआत आपने की थी, हम तो अब आगे ले रहे हैं, हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये देखिए कि आज का जो साहित्यकार है वो छायावादी साहित्यकार कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। उसे ये लगता है कि ये बहुत विद्रूप हो रहा है। हाँ। साहित्य में कुछ लालित्य होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, पर आज का साहित्यकार कहता है होना चाहिए कि हमको साफ तस्वीर अपने पाठकों के सामने रखनी है। मतलब ये बात पहले जो कही गई थी उसके रूप अलग थे, और आज जो कहा जा रहा है उसका ये बिल्कुल सीधा सपाट वर्णन है। पहले संकेत दे रहे थे, अब आपको खुलकर बोल रहे हैं कि देख लीजिए, सुन लीजिए, अभी भी समय है, चेत जाइए। हाँ, आप लोग, आप लखनऊ में रहती हैं, वहाँ के लिए अमरीक सिंह दीप की एक कहानी के कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी सुनाइए। एक कोई और, इसमें नदियों के प्रदूषण पे उन्होंने बात की है, और वो कहते हैं, गंदे नाले से भी ज्यादा स्याह हो चुकी गोमती के ठहरे हुए से पानी में सूरज नाक बंद करके डुबकी लगाने जा रहा है। एकदम जीवंत कर दिया उन्होंने। बताइए। उसकी जर्द किरणें सड़े अंडे की जर्दी की तरह गोमती की जल सतह पर छितराई हुई है।
यूं लग रहा है जैसे अंधेरा आसमान से नहीं, गोमती के स्याह जल से निकलकर शहर पर छागे जा रहा है। इससे ज्यादा कितना भयावह विवरण है। वही तो, इससे ज्यादा कैसे कहेगा कोई। उसको पढ़कर भी अगर हम ना चेते तो साहित्यकार क्या करे? साहित्यकार क्या करे? वो तो अपनी समझ में रास्ता दिखा रहा है आपको, बराबर मार्गदर्शक है वो, और उस संदर्भ में वो निरंतर आपको रास्ते बता रहा है कि ऐसे करिए, ऐसे करिए। बिल्कुल। पर आप अगर अपनी आवश्यकताओं की सीमाओं को लांघ कर बिल्कुल अनावश्यक शोषण करते रहेंगे तो कहीं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल सही और बात। बहुत रूपों में हम लोग चुका भी रहे हैं। अभी अपनी सुख सुविधा के लिए हम क्या नहीं कर रहे प्रकृति और पर। अभी भी हमने जलवायु परिवर्तन को भोगना शुरू कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। आगे की जो पीढ़ी है वो जाने क्या भोगेगी, भोगना शुरू तो हमने भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम साहित्य में इसके बराबर संकेत मिल रहे हैं। अगेन शुरू में थोड़े लिपटे हुए थे भाव, आप बिल्कुल खुले हुए हैं। एक कहीं कविता मुझे याद आ रही है, उसमें उसने कहा है कि बताओ कैसी गंगा हो तुम, इतने पहाड़, इतने लोग नहाए, इतने रोने, उसमें सब किया, और तुम हारी तो किससे? एक साबुन की टिकिया से। तो एक सीधा सा मैसेज है कि भैया गंगा में नहाओ तो सब साबुन की बट्टी ना लेके जाओ, कपड़े ना धो, नहाओ मत। लेकिन और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नहीं रोक पाए। ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। अब साहित्यकार इससे ज्यादा क्या कहे कि तुम्हारी तो एक साबुन की टिकिया से। बिल्कुल, इससे ज्यादा बेचारा क्या बोले। सच बात है। हम लोग जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, संपोषित विकास की बात आजकल बहुत हो रही है ना। संपोषित विकास क्या है? संपोषित मतलब वो जो आज की वर्तमान की आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते ऐसे रहें कि हम सब ना ले लें, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ दें। बिल्कुल। और अपने पोषण के साथ साथ अन्य सबका पोषण करते चले। बिल्कुल, वही तो संपोषण है। बिल्कुल, वही सतत विकास है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और इस ओर इशारा तो शुरू से किया जा रहा है, सब कर रहे हैं, चाहे वो वेद हो चाहे गांधी हो। उन्होंने भी निरंतर इसी की बात की। बिल्कुल, कि आप इस ओर आगे बढ़ते रहिए, तभी इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और जो है उसमें से सब मिल बांट कर। पहले भी तो यही था, प्रकृति से तादात्म्य था, वही जमीन, वही हवा, वही पानी हम सब के लिए है, इसलिए मिल बांट कर रहो, मिल बांट कर खाओ। जैसे घर में आपके सामान आया, राशन आया, आप 8 लोग हैं, आपको पता है उतने ही में हमें अपना ये करना है तो उसी में से हम मिल बांट कर तो खाएंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही आदमी सबका खा लेगा। आपकी बात सुन के मुझे कहानी याद आ रही है, वृक्ष दधीची। तो छोटी सी कहानी पर पूरा नहीं सुनाना चाहूंगी, पर थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। ये इसमें एक कवि है, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और कहानियां भी लिखी हैं। तो एक बरगद के वृक्ष की कहानी है। उसके पास एक बच्चा आता था और कुछ दिनों तक वो नहीं आया। तो वृक्ष भी परेशान हुआ कि बच्चा नहीं आ रहा है। बच्चा भी थोड़ा परेशान था, लेकिन वो पहुंचा। तो जब बच्चा वृक्ष के पास आया तो वृक्ष ने पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? तो उसने कहा, मैं बीमार था, मेरे पिता भी बीमार हैं, मुझे बैलून खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। उसकी बात को सुनकर वृक्ष ने कहा कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, तुम लेकिन मेरा फल फूल ले जा सकते हो और इसको बेचकर और फिर इससे तुम बैलून खरीद सकते हो। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो फल फूल ले गया, उसने बेचे और बैलून खरीदा। बात आई गई हो गई, बच्चा बड़ा हो गया, तरुण हो गया, उसका विवाह हो गया। वह फिर उस वृक्ष के पास आया, हे वृक्ष, मुझे अपने परिवार के लिए घर चाहिए। तो वृक्ष ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, घर नहीं दे सकते, तुम मेरी शाखाएं काट के ले जाओ, घर बना लेना। वो तरुण उसकी शाखाएं काट के ले गया, घर बनाया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया, उसने बोला, अब क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे नाव बनानी है। नाव ले जाओ, काट लो, नाव बना लेना। उसने नाव बना ली, घर हो गया, नाव हो गई, जीविका हो गई, सब काम हो गया।
वो प्रौढ़ हो गया। फिर आया, अब वृक्ष ने कांपते स्वर में कहा, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो एक ठूंठ भर ले रह गया हूं, इससे कुछ काम चलता हो तो ले जाओ। वो उसको भी उठा कर ले गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि प्रकृति के पास हर एक की जरूरत के लिए है, बहुत है, पर किसी के भी लालच के लिए नहीं। और लालच की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी कीमत है, हम सब चुका ही रहे हैं इस समय। बिल्कुल, लालच की कीमत ही तो है कि कहीं लोग बिल्कुल भूखे हैं और कहीं अनाज सड़ रहा है। हाँ, सड़ रहा है। इस ओर इशारा हमारा जो ग्राम्य जीवन है वो करता है। भारतीय ग्रामीण जीवन कैसे पर्यावरण संरक्षण में उसकी क्या भूमिका है? शहर में तो इसके बारे में बहुत बात होती है और बहुत कृत्रिम जीवन शैली है हमारी। गांव का जीवन कैसा है, उसका कैसा संतुलन है? गांव का जीवन में ये देखिए कि उसे बहुत संतुलन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो संतुलित है ही। वो तो प्रकृति के साथ रम के रह ही रहा है। वो तो उसी के अनुसार भोर में निकलता है किसान, गोधूली के साथ गाय को लेके घर वापस, है ना। वो रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक का जगने का काम नहीं कर रहा, ना कहीं से भी वो पर्यावरण या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोई प्रकार की चेष्टा कर रहा है। वो अपने आसपास भी अपने खेत की मेड़ भी बनाता है तो उस पर बड़े बड़े पेड़ लगाता है। पेड़ लगाने से एक तो मिट्टी बंधी रहती बन जाती है, दूसरा आपकी फसल बची रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गांव का जीवन तो अगर हम आज अपने शहरों में धीरे धीरे करके अपनाने लगे तो हम बहुत सारी आपदाओं को उनकी गति धीमी कर सकेंगे, है ना। वृक्ष लगाने की बात जैसे है, किसान लगाता है तो मत्स्य पुराण में कहा गया कि 10 पुत्रों समो द्रुमः, एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक पेड़ क्या, आप 10 पेड़ लगाइए तो देखिए फिर आपके लहरा जाती है धरती। आपके भीतर भी वैसे भी, जैसे डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेड़ों के पास जाके उनको सहलाइए, उनसे बात करिए। कभी आपका मन बहुत भारी है, अपने पौधों के पास जाके बैठ जाइए, बात करिए उनसे। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़ी देर में आप शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। आप रोज सुबह निकलकर पौधों को देखिए, आज यहाँ पे नया पत्ता निकला, ये कली खिल गई, ये फूल नया निकला, उससे वो पौधा भी आपका आने का इंतजार कर रहा है, जीवित है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जीवित है, संवेदनशील है और वो आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और शहरों की तरह नहीं कि हमारे यहाँ पेड़ लगाओ का नारा हम सुनते रहते हैं और जितना पेड़ लगाओ उससे ज्यादा पेड़ हम काट देते हैं। हमारा किसान पेड़ लगाता है, काटता नहीं है। और काट भी रहा है तो देखिए, एक बहुत अच्छा उपन्यास था राजेंद्र अवस्थी का, जंगल के फूल जी। उन्होंने वो उपन्यास बस्तर की गोंड जाति पर आधारित करके लिखा था। वो उसमें बताते हैं वहाँ का, वो उनका जीवन का जो आर्थिक संसाधन थे वो उनकी खेती थी, या फिर जो ये महुए के पत्ते दोने बनाते थे या महुए के फूल से शराब बनाते थे, वो सब। तो वो क्या करते थे, वो शिफ्ट कल्टीवेशन करते थे। आदिवासी हैं वो, एक खाली मैदान में जितनी झाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ वाड़ियाँ, ताजे पेड़ पौधे नहीं, सूखी झाड़ियाँ, उनको आग लगाकर जला देते थे और उस राख के ऊपर बीज पूजा करके बीज डालते थे और वर्षा काल में ये करते थे। फिर बारिश होती थी और वहाँ अपने आप खेती होने लगती थी। और वो 4-5 साल बस एक जगह खेती करते थे और फिर वहां से हटके दूसरी जगह खेती करते थे ताकि उस जगह वापस जंगल उगाए। देखिए, इतना वही तो हम कह रहे हैं, गांव का जीवन अगर हम कुछ अंश भी अपने शहरी जीवन में वापस ले आए तो शायद हम बहुत सारी चीजों के लिए हमको बहुत विचार करना या बहुत पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको व्यावहारिकता में उतार लीजिए। अभी जैसे आपने कहा कि हम, तो मुझे लगता है कि हम, हमारे ऊपर की जनरेशन भी थी
और उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए थे जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता था उनकी आदतों से, और कुछ ऐसे भी काम किए जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। अब हमारी पीढ़ी ने उसका क्या किया और हमारी अगली पीढ़ी के साथ क्या होगा। तो हमारी पीढ़ी की भूमिका क्या है, क्या होना ये चाहिए था कि हम जो अकरणीय है उसे ना करते और जो छूट गया उसको करने लगते। तो उससे क्या होता है कि हम बजाय इसके कि किसी की आलोचना करें, हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को एक उदाहरण पेश करते और उनको, हमें बच्चों को प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें वो करता हुआ देखते तो वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में डेवलप हो जाता है कि ऐसे ही जिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमने तो बहुत ही कृत्रिम जीवन शैली अपना रखी है। दिन और रात का फर्क हमने खत्म कर दिया है। रात में काम, दिन में सोना, बायोलॉजिकल साइकिल बदल दी हमने। तो हमने एक स्कूल की बच्ची को ये कहते सुना कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बच्चों के लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं, प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित जमीन। तो ऐसी हताशा की स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं एज अ कॉमन मैन, एज अ पॉलिसी मेकर, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, हम लोगों ने वास्तव में सुविधा भोगी हो गए हैं। हाँ, हमने सुविधाओं की ऐसी दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली कि हम खुद ही नहीं उसमें से निकल पा रहे। हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएं कि नहीं एसी मत चलाओ, हम खुद चला के बैठे। हुआ क्या कि जो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, उसमें गर्मियों का स्पैन कम हो गया, सर्दी का स्पैन कम हो गया। वो जो कि काल कम हो गए, उसकी वजह से उसके नुकसान वातावरण में, पेड़ पौधों में, प्राकृतिक जीवन में, हाँ। सब में हुए। और उसका एक नुकसान ये हुआ कि हम जैसे सूखी गर्मी होती थी, अब सूखी गर्मी में तो हम घर में कूलर ही लगा लेते थे, बर्फ सा ठंडा घर हो जाता था। अब हमारे बच्चे कहते हैं कहाँ कूलर, इतनी उमस में कूलर क्या करेगा। सूखी गर्मी का पीरियड बहुत छोटा हो गया, कूलर बाजार से हटने लगे, जबकि वो आपके वातावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा। एसी चला रहे हैं हम, एक एक घर में 6-6 एसी चल रहे हैं, और हम वहां बैठ के विचार कर रहे हैं कि हम कैसे पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण को कैसे बचाएं। हम हवाई जहाज में निरंतर यात्रा कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम आसमान के सीने में छेद कर रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो गया, और हम कैसे बचाएं अपना पर्यावरण। हम रोज लड़ाई कर रहे हैं, हम रोज लड़ाई कर रहे हैं, और किस सीमा तक जाके लड़ने को तैयार, किस सीमा तक, किस लेवल की लड़ाई कर रहे हैं। तो इस सब में एक्चुअली होना क्या है कि एक संवेद, जब तक हमारा चरित्र नहीं उभरेगा, जहां आम आदमी से लेकर एक घर में रहने वाले, चाहे स्त्री हो, गृहिणी हो, काम करने वाले लोग हो, वहां से लेकर पूरा समाज और देश का नेतृत्व, जब तक हम एक दृढ़ निश्चय लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि हाँ इस काम को, एक एक काम छोटा छोटा उठाते चलें कि ये नहीं करना है, बिल्कुल, और उसका संकल्प ले लें। जब तक हम उस पर दृढ़ नहीं होंगे, 100 लोगों ने संकल्प लिया, उसमें से अगर 40 ने भी पूरा कर लिया तो भी हम कुछ तो बढ़े, कहीं तो बढ़े, उपलब्ध होगा। और उन 40 के जीवन में अगर प्रगति हो रही है, सुख हो रहा है, उसे देख के बाकी लोग भी प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चय है। आप फ्रिज रखते हैं घर में, ठंडा पानी रखते हैं, हम क्यों घड़ा नहीं रखते घर में, सुराही नहीं रखते? हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को इसलिए दिक्कत है, हमने बचपन से पिलाया उनको वो ठंडा पानी, और इतना ठंडा कि वो बर्फ की बोतल निकाल के और उस तरह से पीने वाला, तो बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म, आपके अंदर आंतों को भी खत्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर को खत्म करता है। तो इसलिए हमको एक संवेद निर्णय लेकर, जब तक हम उस पर विचार करके टिकेंगे नहीं, एंड उसमें सिर्फ हम ही नहीं, देश का नेतृत्व वर्ग हो, बिल्कुल, हमारा सामाजिक जो ग्रुप हैं हमारे, उन सब में हम लोग रोज व्हाट्सएप करते हैं, सब करते हैं। जब
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है या विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तब देखिए सुबह से शाम तक इतनी Message. अच्छी अच्छी बातें पर्यावरण के विषय में की जाती हैं, हाँ, और अगले दिन सुबह से सब वापस वही चालू। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं करना है ना हमें। आप जीवन में उसको छोटी सी चीज को लीजिए, उसको उतार लीजिए। बिल्कुल हमको नहीं करना ये काम, हम नहीं कर रहे। मुझे लगता है एक छोटी सी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए वसुधैव कुटुंबकम, तो ये बात इसको यहाँ पर भी ऐसे भी ले सकते हैं कि हम सिर्फ साथ मिलके खाने पीने की बात, कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये हम पूरे संसार एक यूनिट है। और ऐसा नहीं है कि खाली हम इंडिया का एनवायरनमेंट बचा के पाकिस्तान का खराब कर सकते हैं या अमेरिका का बचा के इंग्लैंड का खराब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक हम समग्र दृष्टि से इसको नहीं देखेंगे, जब तक हम संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि की बात नहीं करेंगे, जब तक पूरे के सुधरने की बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे, साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और सिर्फ नियम बताने से नहीं काम चलेगा, नियम बना के उनको फॉलो करना पड़ेगा। वही बात देखिए, चेतना की बात, जो हम पर्यावरण चेतना की बात करते हैं, चेतना हमेशा भीतर से ही जागृत होगी। बिल्कुल। और वो हर इंडिविजुअल में, हर एक अलग व्यक्ति में उसकी अपनी चेतना का जागरण होना बहुत जरूरी है। साहित्य जो काम करता है वो चेतना जागरण का कर रहा है। एग्जैक्टली। साहित्य पॉलिसीज नहीं बना रहा, साहित्य आपको कहीं नियम नहीं बना के दे रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि ये सच्चाई है और तुम्हारे भीतर उस चेतना का हम जागरण कर रहे हैं। पर्यावरण नैतिकता की बात बहुत होती है। दर्शन में गहन पारिस्थितिकी करके ना, डीप इकोलॉजी एक टर्म है। 1973 में शायद नॉर्वे के आर्ने नाइश करके फिलोसोफर थे, वो उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया, डीप इकोलॉजी को। उसमें वो यही कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पर्यावरण से समभाव के साथ रहना है, आत्मशोधन करना है, आत्मबोध उसका जागृत होना चाहिए। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक आप सतही बात करते रहेंगे, आप विचार करेंगे मंचों पे, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में, सब जगह, लेकिन आप उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस कॉन्फ्रेंस से निकले और आपने सीधा फ्लाइट पकड़ी, आप वहां से उतरे सीधा एसी रूम में गए, तो आप तो हर कदम पे उसे कर रहे हैं। आप कैसे उसको रोक देंगे एकदम से? एकदम से हम कुछ भी नहीं बदल सकते। बिल्कुल। छोटे छोटे चरणों में, छोटे छोटे प्रयासों से हम कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआत यही से करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक यूनिट से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंसान, उसका परिवार, फिर उसका आसपास का वातावरण, फिर शहर, फिर गांव, फिर उसके बाद पूरा प्रदेश, देश, और फिर कॉन्टिनेंट, एंड फिर द होल वर्ल्ड। लेकिन ये चेन शुरू तो कहीं ना कहीं से होगी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए हमें जरूरत है एक पॉलिसी की, क्योंकि नहीं तो बहुत बिखरा बिखरा सब कुछ होगा। इस सबको एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है और सोच की जरूरत है। जैसे कूड़े की बात होती है, एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ रही है कि घरों में अब तो खैर इतने पौधे होते ही नहीं है कि घर में कूड़ा हो, उसका पत्तियां गिरे, तो घर साफ सुथरे रहते हैं, टाइल्स लगी हुई सारी जगह, कहीं गंदगी है ही नहीं। लेकिन हमें याद है कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो पत्ते गिर जाते थे तो बहुत गुस्सा होते थे, सफाई वाले को मार देते थे कि पत्ती गिरी है, झाड़ू क्यों नहीं लगाते। पत्ती गिरी है, कूड़ा है, चलिए ठीक है। इसी संदर्भ में एक और बात आई कि जब छोटे बच्चे थे तो पत्ते गिरते थे, इमली के पेड़ से पत्ते के साथ इमली गिरी या वो चिलमिल गिरा, कोई कूड़ा नहीं मानता था उसको, हम उठा के खा लेते, उठा के खाने लगते थे। कालांतर में वही हम जो बच्चे के रूप में खा लेते थे, वही हमारा पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो गया कि आज की तारीख में हम उसको कूड़ा मानते हैं। हम इरिटेट होते हैं, कहते हैं हटाओ, झाड़ू लगाओ। तो ये जो हमारा जो दृष्टिकोण बदला है, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसी संदर्भ में, बिल्कुल इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात है। कानपुर के ही 2 लड़कों ने एक कंपनी शुरू की। उन्होंने देखा कि शादी ब्याह में
या मंदिरों में तमाम फूल चढ़ाए जाते हैं। वो फूल जैसे गंगा जी के पास या कहीं घाटों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, सड़ते हैं, कूड़ा बन जाते हैं। उन्होंने कंपनी शुरू की फूल, और उससे वो फूलों को इकट्ठा करके उससे गुलाल बना रहे हैं, उससे अगरबत्तियां बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं। और अब तो वो उसमें वो एलोवेरा और सिट्रोनेला वगैरह डालकर उसकी इतनी बढ़िया अगरबत्ती बनाते हैं कि आप अगर वो एक अगरबत्ती जला लेते हैं तो घर में मच्छर नहीं आते। नेचुरल है। देखिए, और फूल जितने ये इकट्ठे करते हैं, बाकायदा कानपुर भर में घाटों से वो फूल इकट्ठे करके अपने प्लांट में ले जाते हैं, रिसाइकिल करते हैं और उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये शुरुआत है ना। ये यंग जनरेशन, नई जनरेशन जो अब आ रही है पीढ़ी, वो वास्तव में हम लोगों से ज्यादा जागृत है। अब देखिए, हम ये बाकायदा कह रहे हैं, ना उसने कोई पैसे की बैकग्राउंड है उस बंदे के पास, ठीक है, ना कोई पॉलिसी है उसके पास, पर उसने एक उसकी सोच कदम उठाया, उसने ये देखा। आपकी इस बात पे और मुझे याद आया कि एक गांव का लड़का है, उसने क्या किया कि प्लास्टिक की बोतलें उससे सबसे चाहिए। हाँ। तो प्लास्टिक की बोतलें कैसे ले लें, सबसे कैसे मांगे, तो उसने कहा कि हमको 4 प्लास्टिक की बोतलें दो, तो हम उसके बदले, गांव का आदमी था तो उसने कहा कि हम इतना गेहूं देंगे, जो भी था, जो भी उसके पास था। तो आने लग गया, बोतलें आई, उसने गेहूं दिया। अब उसके पास बोतलों का अंबार इकट्ठा हो गया। उन बोतलों से उसने क्या किया, जो पेड़ लगे, पेड़ के चारों उनके ट्री गार्ड बना दिया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम सोचें तो हम कर लेंगे, शुरुआत करें तो कुछ न कुछ कर ले जाएंगे। बिल्कुल। और उसका रिजल्ट भी दिखेगा हमको। शुरुआत करने भर की देर है। खाली लिखने से, खाली पढ़ने से या खाली मीटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। और वास्तव में साहित्य आपको निरंतर रास्ता बताता रहेगा। वो बताता है, देखना है हमें। बिल्कुल। हमारे आज के बच्चे समझना चाह रहे हैं, नहीं, वेद अगर सीधे सीधे नहीं पढ़ सकते तो हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी बातों से, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उनसे हमने कहा कि ईशावास्य उपनिषद में जो उसकी एक पंक्ति, महात्मा गांधी उस पंक्ति के लिए कह गए थे कि संसार भर के अगर सारे ग्रंथ जल भी जाएं, ये एक पंक्ति जिंदा रहेगी तो मानव सभ्यता जीवित रहेगी। वो कहते हैं ईशावास्य में, ओम ईशावास्यमिदं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य स्विद्धनम। अर्थात वो ये है कि हमको प्रकृति ने जितना दिया वो सब ईश्वर की कृपा से ही आवृत है। हमने अपने आप कुछ नहीं बनाया, हमने तो नहीं बनाया, सब ईश्वर का है, उसी का आवृत है। तो उसने हमें जितना दिया उतने का तुम उपभोग करो, तेन त्यक्तेन, बाकी का क्यों लालच करना, सब छोड़ दो, बाकी का उपभोग मत करो। जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना प्रकृति से ले लो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। उसमें ही विकास है, उसमें ही जीवन है। सस्टेनेबिलिटी का कितना अच्छा। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां हमने सिर्फ ईशावास्य उपनिषद को लेकर एक पेपर प्रेजेंट किया, कोड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोड की तरह आप इस्तेमाल कीजिए छोटी छोटी चीजों को, और वो समझा दीजिए कि भाई जहाँ इतनी सारी चीज है और हम सब बैठकर खा रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा ही तो उसमें से लेके खाएंगे। सच बात है। इसी तरह प्रकृति में है, थोड़ा थोड़ा लो तो सब खाते रहोगे, लंबे समय तक खाते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब वही है कि हम लोगों को इस ओर ध्यान भी देना है, और हम ही नहीं, संसार भी देख रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असेंबली 2010 में उन्होंने ये कहा था, उनका सेशन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हार्मनी विद नेचर। उसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता की प्रशंसा करते हुए उसको कोट किया था, द वैदिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर। The Mahabharata, Ramayana, Vedas, Upanishads, Puranas, Smriti contain some of the earliest messages on ecological balance and need for people's ethical treatment of nature. वो जो पर्यावरण के प्रति नैतिक दृष्टिकोण है उसको दुनिया हमारी तरफ देखकर सराह रही है।
तो उसे हमें जागृत रखना है। बिल्कुल। और आज के बच्चे चाह रहे हैं, हम लोग कॉलेज में क्लास में कुछ भी जैसे जंगल के फूल पर ही डिस्कशन हो रहा, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चे पूछते हैं क्या ये संभव है मैम, बिल्कुल, क्या ये ऐसे हो सकेगा? तो हम लोग भी कहते हैं होगा, हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों के पूर्वज करते ही थे। जरा गांव जाइए, पूछते हैं हम लोग बच्चों से, कितने लोग गांव से जुड़े हो, कितनी बार जाते हो कितनी बार गांव जाते हैं, गांव के जीवन के बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, कितना जानते हो? तो वो बच्चे बताते हैं और उनमें जिज्ञासा भी है, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो जीवन हम लोग छोड़ के अब आगे आ गए, वो बच्चे अब उस जीवन में आ रहे सच बात। तो उन्हें रोजमर्रा के जीवन में इन चीजों से दो चार होना पड़ रहा है, चाहे वो आसपास की गंदगी हो, चाहे धूल धुआं, या उस प्रदूषण से जन्मी बीमारियां। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे जब वो दो चार होते हैं तब लगता है कि क्यों करा हमने, क्यों ऐसा हुआ, उसको समाप्त करना अब आवश्यक है। तो अब इतनी विषम परिस्थितियों में जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो पर्यावरण के लिए जागरूक हो, उसका पोषण करे, उसका संरक्षण करे? कौन सी किताबें आपको लगता है जो उनको इस ओर प्रेरित कर सकती हैं? देखिए, बहुत लिखा जा रहा है इस समय, तो बहुत अच्छी किताबें भी हैं। सबका नाम तो नहीं हम बता सकते इस समय, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया किताबें हैं, जैसे रेचल कार्सन की द साइलेंट स्प्रिंग। इससे माना जाता है कि पर्यावरण के विषय में जो आधुनिक विमर्श है, उसकी शुरुआत पश्चिम में हुई। हम अपने देश में नहीं कह रहे, हमारे यहाँ बहुत समय से यह चेतना चल रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो वो रेचल कार्सन ने लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, और अच्छी किताब है, उसको पढ़ा जा सकता है। उसमें डीडीटी के कैसे जो हानिकारक प्रभाव थे जीव जंतुओं पर, उसके विषय में चर्चा है। उसके अतिरिक्त दिनेश कुमार मिश्र की किताब है बंदिनी महानंदा। अच्छा। नदियों पर बांध, वो खुद इंजीनियर थे। अच्छा। तो उन्होंने नदियों पर बांध बनाने के पीछे की अवैज्ञानिकता या अतार्किकता की कुछ उदाहरण बहुत अच्छे देकर बात की है। अच्छा। फिर एक भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र अनुपम मिश्र, इनकी दो किताबें बहुत अच्छी हैं। एक तो आज भी खरे हैं तालाब, तालाबों के पुनर्जीवन पर, जो हमारे आसपास के अब भी खरे हैं तालाब, जो हमारे जो हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके होते हैं, उस पर उन्होंने अपने इन किताबों में चर्चा की है। ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम पर चर्चा की है, और बहुत पढ़ी जा रही है ये किताब, बहुत चर्चा में है। द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन की बात होती है, जिसे एलिजाबेथ कॉलबर्ट ने लिखा है। उन्होंने उसमें यही लिखा है कि हम छठे एक्सटिंक्शन के मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और द लिविंग माउंटेन करके एक बहुत अच्छी किताब है अमिताभ घोष की। अच्छा। हाँ, बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी किताब है। अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी ने, हमारे कोलीग ने उस पर चर्चा की थी, तब वो किताब निगाह में आई और पढ़ी हमने, और बहुत बढ़िया किताब है कि कैसे एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे बस्ती के लोग रह रहे हैं, उस पहाड़ को संरक्षित किए हैं और पहाड़ उनको संरक्षित किए हैं, पोषित कर रहा है। फिर कुछ एंथ्रोपोसीन नाम से, एंथ्रोपोई नाम से लोग आते हैं, और उस पहाड़ से उन्हें खनिज भी चाहिए, ये वो तमाम चीज, तो वो उस पे चढ़ना चाह रहे हैं और ये लोग रोक रहे हैं उन्हें। तो लड़ाई हो रही है और सब हो रहा है, और वो चढ़ते हैं पहाड़ पर, और फिर पहाड़ क्रोधित होता है और उनको समाप्त करता है। तो इस तरह से वो द लिविंग माउंटेन में अमिताभ घोष ने कहा। फिर एक अच्छी किताब जल थल मल, अच्छा, सोपान जोशी की। अच्छा। वो ये कहते हैं कि ये तीन त्रिकोण है। अच्छा। जल पानी, थल मिट्टी, और मल हमारा शरीर। तो वो ये कहते हैं कि इन तीनों का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम इन तीनों पर ध्यान नहीं देंगे तो
हम अपनी सभ्यता में संतुलन नहीं ला पाएंगे। और इन्होंने, रामचंद्र गुहा ने बहुत बढ़िया अभी हाल ही में किताब एक लिखी, स्पीकिंग विद नेचर। अच्छा। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। वो बात जो अभी हमने भी कही कि वेस्ट में, पश्चिम में पर्यावरण की चिंता 1970s में शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम तो बहुत पहले से इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम पर्यावरण के साथ सचेतन रूप से जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे भीतर वो चेतना है। उसी बात को रामचंद्र गुहा ने, उसमें उन्होंने 10 इंडियन राइटर्स, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राधा कमल मुखर्जी और के.एम. मुंशी, अच्छा। इन सब के लेख और इनके उदाहरण, इन्होंने जो लिखा कलेक्शन एनवायरनमेंट पर, उसके विषय में लिखा। बहुत अच्छी किताब। हाँ, वो बहुत बढ़िया किताब है और बच्चों को उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ अच्छी किताबें हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। हाँ। तो इन्हें अगर हम पढ़कर अपने बच्चों के साथ, हम लोग स्कूल कॉलेज में जैसे बुक क्लब्स होते हैं, हाँ, छोटा छोटी पहल है। आपने एक कोई किताब पर बच्चों को दिया कि ये पढ़िए, इस पर विमर्श करें। बिल्कुल बिल्कुल। या हम इसको कुछ प्रैक्टिकली अपने यहाँ करें। जैसे हम लोगों ने अपने कॉलेज में, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में हिंदी विभाग ने एक हिस्सा था हमारे डिपार्टमेंट से थोड़ा आगे बढ़ के, वहाँ कॉलेज भर का सारा कबाड़ डंप किया जाए, टूटी कुर्सी, मेज, वो सब डंप होती थी। तो जब वहाँ से निकलो तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से, ये हिस्सा हमें दे दीजिए। हम लोगों ने उसमें छोटी सी एक पर्णिका बना दी। अच्छा। और ऐसे ही गमलों में, चूंकि जमीन तो पथरीली थी, तो उसमें गमलों में हम लोगों ने करीब 40 प्रजाति के वो पौधे लगाए, फूल और पेड़ पौधे ऐसे, जिनका हम अपने साहित्य में निरंतर उल्लेख कर रहे हैं। क्या बात है। उसमें बच्चों ने ही उसके विषय में लिख के हम लोग ने QR कोड पे करके उस पौधे पे लगा दिया। बहुत उम्दा। और कहाँ से, जैसे आम का पौधा है, कहाँ कहाँ साहित्य में उसका उल्लेख आया और कैसे उसकी कुछ कविताओं की पंक्तियां दे दी, या कमल है, या तुलसी है, या शमी का पौधा है, या चंपा है। तो इन सब पर एक एक छोटा आर्टिकल लिख के उसको QR कोड से स्कैन करके लगा दिया। तो जो आए वो पढ़े भी, और वो हिस्सा एकदम बढ़िया सज गया। फिर हमारे ही बच्चों ने ये कहा, मैम दीवार खाली, तो इन पे क्या करें? पोस्टर भी नहीं, उन्होंने हाथ से पेंटिंग और 10 लोक कलाएं, अब देखिए उसमें मधुबनी भी है और इन्हीं बच्चों ने पेंट की। तो वो ये बात हम कह रहे हैं, ये जो यंग जनरेशन, जो आज का युवा है, वो जागृत है। बिल्कुल। केवल अगर हम उसे सही रास्ता दिखाते रहे, बिल्कुल, तो वो इस समस्या से पार जरूर पाएगा। भारतीय संस्कृति हमेशा आशावादी रही है, समन्वय पर जोर दिया, सहभाव पर जोर दिया, और उसी दिशा में हमारी भावी पीढ़ी आगे चलने को तैयार भी है। थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बस हमारा रोल, हमारी भूमिका उनको रास्ता दिखाने में थोड़ा सा, ये नहीं कि हम खड़े हो गए उनको पूरा बता रहे, जरूरत नहीं पड़ी हम दे रहे। देखिए ना, आपने जरा इशारे दिया, बच्चों ने क्या नहीं कर डाला। बस तो वो वही भाव हमें चाहिए। जब हम एक पर्णिका कॉलेज के ऐसे डंप यार्ड को पर्णिका में परिवर्तित कर सकते हैं, सोचिए, तो हम अपने अपने घरों में भी तो पर्णिका बना सकते हैं, चाहे छोटा ही सा हिस्सा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम बनाएंगे तो हमारा बच्चा अपने आप देखकर जहाँ रहेगा, जब रहेगा, वो वहाँ करेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है आपने कही, बिल्कुल, कि बच्चा जो देखता है करते हुए, हम कह के बच्चे से वो नहीं करा सकते जो हम करते हैं, करके दिखा। हाँ, उसको बच्चा ऑटोमेटिकली सीख लेता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, एफर्टलेस उसकी लर्निंग है, टीचिंग है वो। तो वो बहुत सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद करें और बच्चा उससे सीखे। बच्चा उससे सीखे, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। जब हम वो जुड़ाव कब होगा? जब आप उसमें उतरेंगे। बिल्कुल। तब आप उससे जुड़ जाएंगे, फिर आप उसको अपना आगे लेके बढ़ जाएंगे। तो सुजाता जी, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, और बातचीत तो खत्म करने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें जानने सुनने को मिल रही हैं, और रस भी आ रहा है, और ये चर्चा भी ऐसी है कि ये अनंत है,
और इस पर कितनी भी देर तक बात की जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। पर हम फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।